नमस्कार, मैं सीए मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट्स के जरिए हमें कहा है कि सर एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसके अंदर अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस प्रॉपर्टी पर क्या हमें टैक्स पे करना है, कितना टैक्स पे करना है, किस तरह से जो टैक्स है वो कैलकुलेट किया जाएगा और उस टैक्स को हम कैसे सेव कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो ऐसे में क्या आपको इनकम टैक्स के अंदर टैक्स पे करना है, कितना टैक्स पे करना है, कैसे आप उस टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे और किस तरह से आप उस टैक्स को सेव कर सकते हैं। ये सभी बातें हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें एक प्रॉपर्टी की, तो एक प्रॉपर्टी को इनकम टैक्स के अंदर कैपिटल एसेट माना गया है और कैपिटल एसेट को जब भी आप सेल करेंगे, ट्रांसफर करेंगे और ऐसे में कोई भी प्रॉफिट या गेन अराइज होगा तो उसको कैपिटल गेन कहा गया है और इस कैपिटल गेन पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो पहली बात की किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, चाहे वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है या फिर काफी सारे केसेस में एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज पर भी हमें टैक्स पे करना होता है। तो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को इनकम टैक्स के अंदर कैपिटल एसेट माना गया है और ऐसे में उस कैपिटल एसेट को बेचने पर जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस पर आपको टैक्स पे करना है। इनकम टैक्स लॉ के अंदर कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन दी गई है और उस डेफिनेशन के अंदर सभी तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टीज कवर की गई है, चाहे वो लैंड है, बिल्डिंग है, फ्लैट है, अपार्टमेंट है या किसी तरह की जो एग्रीकल्चर लैंड है जो अर्बन एरियाज में सिचुएटेड है, उसकी एक डेफिनेशन दी गई है। अगर एग्रीकल्चर लैंड उस डेफिनेशन के अंदर कवर होती है तो वो कैपिटल एसेट्स मानी जाती है। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमारी एक डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब ये जितने भी कैपिटल एसेट्स हैं, इसके अलावा और बहुत सारी कैपिटल एसेट्स हैं जैसे कि ज्वेलरी है, गोल्ड है, पेंटिंग्स है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस है। काफी सारी एसेट्स को जो है कैपिटल एसेट्स माना गया है और इन कैपिटल एसेट्स को जब भी आप सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसे में आपको सर्टेन प्रॉफिट या गेन अराइज होता है। इसको कहा गया है कैपिटल गेन और यह कैपिटल गेन दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर कोई कैपिटल एसेट स्पेशली इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने 24 महीने या उससे कम पीरियड के लिए होल्ड की और उसको आपने सेल कर दिया तो वो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। और अगर आपने कोई कैपिटल एसेट स्पेशली इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने 24 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड की तो ऐसे में वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है। इनकम टैक्स के अंदर दोनों के लिए अलग अलग टैक्स रेट्स दी गई है। यह जो 24 महीने का समय आपको कैलकुलेट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ सेल, यह जो पीरियड है अगर आपका 24 महीने या उससे कम है तो यह शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। अदरवाइज अगर 24 महीने से ज्यादा का पीरियड है तो यह लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। अब बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो जनरली आप कोई भी प्रॉपर्टी जब सेल करते हैं तो उसके अंदर एक सेल कंसीडरेशन होता है, दैट मींस वो वैल्यू जिसके लिए आपने उस प्रॉपर्टी को सेल किया है। मान लेते हैं हमारे केस में प्रॉपर्टी की जो सेल वैल्यू है वो है 48 लाख रुपीस, 48 लाख रुपए के लिए आपने उसको बेचा है। उसके बाद मान लेते हैं आपने उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए जो कमीशन एजेंट है, रियल एस्टेट एजेंट है, उसको कमीशन दिया है लेट्स से 1 लाख रुपीस का। तो ऐसे में आपका फुल वैल्यू कंसीडरेशन माना जाएगा 47 लाख रुपीस। इट मींस आपने वो प्रॉपर्टी 47 लाख रुपीस के लिए सेल की है। उसमें से आप लेस करेंगे जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज है, जो भी आपने प्राइस पे किया था उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए। तो मान लेते हैं 30 लाख रुपए की आपने वो प्रॉपर्टी परचेज की थी, तो ऐसे में जो लेस करेंगे आप परचेज कॉस्ट 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपीस। उसके बाद आप लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर आपने उस प्रॉपर्टी पर कोई इंप्रूवमेंट की है, उस इंप्रूवमेंट के लिए आपने कोई पैसा खर्च किया है तो वो आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के तौर पर खर्च लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2 लाख रुपीस की आपने जो वैल्यू है वो इंप्रूवमेंट के लिए खर्च की थी। तो ऐसे में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो होगा 47 लाख माइनस 30 लाख रुपीस माइनस 2 लाख रुपीस। तो यहां पर जो है आपका अराउंड 15 लाख रुपीस का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको जो टैक्स पे करना है वो अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट्स, दैट इज जो स्लैब्स दी गई है इनकम टैक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल 2,50,000 रुपए तक कोई टैक्स पे नहीं करना है, अप टू 5 लाख रुपीज आपको 5% का टैक्स पे करना है।
5 लाख टू 10 लाख रुपीज आपको 20% का टैक्स पे करना है, अबाउट 10 लाख रुपीज आपको जो है 30% का टैक्स पे करना है। और अगर ऐसे में आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपको न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जो टैक्स रेट्स दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होगा। न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपको जो है 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे नहीं करना है। 3 लाख से 6 लाख रुपए तक आपको 5% का टैक्स पे करना है। 6 लाख से 9 लाख रुपए तक आपको 10% का टैक्स पे करना है। 9 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक आपको जो है 15% का टैक्स पे करना है। 12 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक आपको 20% का टैक्स पे करना है। एंड अबव 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपए से ऊपर आपका जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आपको जो है 30% का टैक्स पे करना है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको जो टैक्स पे करना होता है वो अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट्स आपको पे करना होता है। अब बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। अगर आपने प्रॉपर्टी को 24 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड किया था, उसके बाद आपने उसको सेल किया है, तो ऐसे में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स जो है आपको पे करना होगा। अब यहाँ पर बात आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इसके लिए अगेन आपको जो है फुल वैल्यू कंसीडरेशन कैलकुलेट करनी है, दैट इज योर सेल कंसीडरेशन। उसमें से अगर आपने कोई भी सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, फॉर एग्जांपल आपने जो है ब्रोकर को कोई अमाउंट पे की है, वो आप लेस करेंगे। उसके बाद आप लेस करेंगे परचेज कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर जो परचेज कॉस्ट लेस की जाएगी वो की जाएगी इंडेक्स्ड परचेज कॉस्ट। इट मींस आपकी जो परचेज कॉस्ट है उसका इंडेक्सेशन किया जाएगा। इसी तरह से आप लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, बट अगेन इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो आपने इनकर की है, खर्च की है, उसका भी इंडेक्सेशन किया जाएगा। और उसके बाद आपकी जो भी कैपिटल गेन होगी वो आपकी जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानी जाएगी। अब बात आती है कि इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है। तो यहां पर बेसिकली जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है उसके केस में गवर्नमेंट ने कहा कि आपकी प्रॉपर्टी इन्फ्लेशन की वजह से भी जो है उसका प्राइस बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 30 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी परचेज की थी और इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से आज उसकी वैल्यू जो है 35 लाख रुपीज है। इट मींस अब आपकी जो परचेज कॉस्ट मानी जाएगी वो 35 लाख रुपीज मानी जाएगी, 30 लाख रुपीज नहीं मानी जाएगी। इसी वे में जो आपने इंप्रूवमेंट पर पैसा खर्च किया, इंप्रूवमेंट पर मान लेते हैं आपने पैसा खर्च किया 5 लाख रुपए, लेकिन यह माना जाएगा उसकी जो इंप्रूवमेंट कॉस्ट है वो है 7 लाख रुपीज। अब बात आई कि ये जो इंडेक्सेशन है इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो इसके लिए जो है सर्टेन पैरामीटर्स दिए गए हैं इनकम टैक्स लॉ के अंदर, जिसको हम अपनी एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। किस तरह आप जो है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज कैलकुलेट करेंगे, किस तरह आप इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। अभी के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि आपको जो है इंडेक्स्ड परचेज कॉस्ट और इंडेक्स्ड इंप्रूवमेंट कॉस्ट आपको लेस करनी है। तो हमारे एग्जांपल में मान लेते हैं 48 लाख रुपीस की जो लैंड है, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सेल की गई, उसमें से 1 लाख रुपए का कमीशन दिया गया, तो हमारा फुल वैल्यू कंसिडरेशन है 47 लाख रुपीस। उसमें से हम लेस करेंगे इंडेक्स्ड परचेज कॉस्ट। तो हम मान लेते हैं हमारी जो इंडेक्स्ड परचेज कॉस्ट है वो है 35 लाख रुपीस और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वो है 7 लाख रुपीस। तो ऐसे में हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो है 5 लाख रुपीस और इस पर हमें टैक्स पे करना है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको जो टैक्स पे करना है इन केस ऑफ प्रॉपर्टीज वो है 20%, 20% का आपको टैक्स पे करना है। इट मींस 5 लाख रुपीज अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर 20%, दैट इज 1 लाख रुपीज का आपको जो है कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। यहाँ पर किसी तरह का कोई स्लैब अप्लाई नहीं होगा। एक बात का ध्यान रखें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के केस में आप किसी भी तरह की सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन अवेल नहीं कर सकते हैं। उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आपको किसी तरह की डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। अब बात आती है कि इस टैक्स को किस तरह से बचाया जाए कि आपको टैक्स ही पे ना करना पड़े। तो ऐसे में इनकम टैक्स के अंदर काफी सारी एग्जम्पशंस दी गई है। अगर आप सर्टेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको एग्जम्पशंस मिलती है, डिडक्शंस मिलती है। सेक्शन 54 से लेकर सेक्शन 54G तक काफी सारी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस बताई गई है। अलग अलग केस में अलग अलग एग्जम्पशंस है, डिडक्शंस है। तो ऐसे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल की है और उसके केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आप जो है सेक्शन 54 के तहत एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, अगर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल की है और उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है।
तो यहाँ पर बताया गया किस तरह के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जो है सेव करने के लिए टैक्स ना पे करना पड़े, आपको क्या करना होगा, एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना होगा। या तो आपने वो प्रॉपर्टी जिस डेट में सेल की थी उससे पहले 1 साल के अंदर आपने उसको परचेज कर लिया हो, तो वो पैसा माना जाएगा आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया है। या फिर अगले 2 साल के अंदर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद ले, तो यह माना जाएगा आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया है। या फिर अगले 3 साल के अंदर आप किसी प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर ले जो है, तो भी यह माना जाएगा आपने जो है प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि यह जो एग्जेम्पशन मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी, सिर्फ इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ के केस में ही क्लेम की जा सकती है। सेकंडली, जो प्रॉपर्टी आपने सेल की है वो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तीसरी बात, यहाँ जो कैपिटल गेन है वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, उसी केस में आप यह एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। चौथी बात, आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे या तो पिछले 1 साल के अंदर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आपने 2 साल के अंदर कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, वो भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और आप जो 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं वो भी क्या होनी चाहिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो ये 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, या तो 1 साल के अंदर आपने खरीद ली हो, या अगले 2 सालों के अंदर आप खरीदने वाले हो, या फिर 3 साल के अंदर आप कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर ले। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, और जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी आपको जो है एग्जेम्पशन मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10 लाख रुपीज, आपने पैसा इन्वेस्ट किया 8 लाख रुपीज, तो आपको 8 लाख रुपीज की जो है एग्जेम्पशन मिलेगी। 2 लाख रुपीज पर आपको टैक्स पे करना होगा। आपने जो है पैसा इन्वेस्ट किया 12 लाख रुपीज, तो ऐसे में आपका पूरा का पूरा 10 लाख रुपीज का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो एग्जम्प्ट होगा, कोई टैक्स आपको पे नहीं करना। एक और बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी आप यह प्रॉपर्टी खरीदोगे, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उसको फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, जिस दिन आप नई प्रॉपर्टी खरीदोगे या कंस्ट्रक्ट करोगे, उस डेट से 3 साल तक आप उस प्रॉपर्टी को फर्दर सेल नहीं कर सकते, आप वो जो है प्रॉपर्टी फिर से नहीं बेच सकते। यहाँ पर एक बात आई कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में हम एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में कहा गया कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपीज तक है, 2 करोड़ रुपए तक है, तो ऐसे में आप 2 प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको यह मौका सिर्फ लाइफ टाइम में एक बार ही दिया जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पर कहा गया 10 करोड़ रुपीज तक ही एग्जाम्प्ट किया जा सकता है। इट मींस आपके केस में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लेते हैं 15 करोड़ रुपीज है, और आप नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं 15 करोड़ रुपीज, तो ऐसे में आपका मैक्सिमम जो कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होगा वो 10 करोड़ रुपीज एग्जाम्प्ट होगा। तो ये सभी बातें जो है सेक्शन 54 के तहत आप जो है एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए ध्यान रखेंगे। में यहाँ पर एक और बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप अगले 2 साल के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, या अगले 3 साल के अंदर आप प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, तो ऐसे में ध्यान रखें जिस डेट में आपने प्रॉपर्टी सेल की है उस फाइनेंशियल ईयर की जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर आप 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करते हैं, अगर 31 जुलाई तक आपने वो पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, तो ऐसे में वो पैसा आपको कैपिटल गेन सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। ये बेसिकली एक स्पेशल अकाउंट है जो किसी भी बैंक में आप जो है ओपन कर सकते हैं, और इस अकाउंट में आपको यह पैसा डिपॉजिट करना होगा। और जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं या फिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप इस कैपिटल गेन सेविंग अकाउंट से वो पैसा विड्रॉ करेंगे। तो ये काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, वो क्या करते हैं कि हम अगले 2 साल के अंदर प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, लेकिन उसके बाद वो ऐसा कुछ नहीं करते। तो गवर्नमेंट ने कहा कि वो पैसा आपको जब तक ब्लॉक करना होगा, जब तक आप उसको इन्वेस्ट ना करें, कंस्ट्रक्शन ना करें। तो ऐसे में कैपिटल गेन सेविंग अकाउंट में आपको वो पैसा डिपॉजिट करना है, और जब आपको नई प्रॉपर्टी खरीदनी हो या कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसा चाहिए हो, तो आप उस अकाउंट से वो पैसा विड्रॉ करेंगे। तो ये काफी सारी बातें थी कैपिटल गेन को लेकर, कि आपको प्रॉपर्टी सेल पर कैपिटल गेन जो है किस तरह कैलकुलेट करना है, किस तरह आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, किस तरह आप उस टैक्स को सेव कर सकते हैं, और बहुत सारी बातें हैं जिसको हम अपने आने वाले सेशंस में डिस्कस करते रहेंगे। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।